नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692691। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इससे पूछा जा रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो किसके द्वारा जो है उसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता है ये आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, और 137 भी हमने देखा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो प्रीवेलेंट है कहां है, तो मैंने बोला ये सारे के सारे जो आपके इनोवेशन है वो यूएसए से लिए हैं और इंडिया में भी ये आपके प्रीवेलेंट है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर आपका, बोथ इंडिया एंड यूएसए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है एजर्शन और रीजनिंग है। तो एजर्शन है कि भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण है उसका क्षेत्र सीमित है ना। और दूसरा जो ये है कि देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ बोरोइंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक है इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो ठीक नहीं है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, वेरी सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो गार्डियनशिप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंप्लाइड किसमें है, किसमें इंप्लाइड है, तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है ना। आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय से जो कानूनी मामलों में, लीगल मैटर्स पे एडवाइस लेने का अधिकार किसका है, तो राष्ट्रपति जी को है। आर्टिकल 143 है आपका, ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सरसाइज करती है वो अपनी एडवाइजरी पावर को, ठीक है, तो उसके संदर्भ में स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा जो है उपयुक्त है। पहला ये कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, यही आंसर हो जाएगा इसका। दे सकता है, बाउंडेड नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसका है, तो भैया प्रेसिडेंट का है। आर्टिकल 143 है आपका ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर किसको किसको घोषित किया गया है, जो दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 32 भी होगा, 226 होगा, ये क्या है आपका रिट जारी करने की शक्ति, और ये 227 ये भी होगा, ये तो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, आर्टिकल 245। तो 1, 2, 3 को घोषित किया है, आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा आर्टिकल 227 में क्या है, हाई कोर्ट है कि क्या है ना, ये बताइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो आर्टिकल 32 है ना। मैंडमस और प्रोहिबिशन, सैरिएटोरी जो है, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, है ना, हैबियस कॉर्पस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीश हैं उनमें से इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश नहीं थे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस के नाम दिए गए, तो पूछा जा रहा है कि कौन पहले हाई कोर्ट के जज नहीं थे, वो बताना है हमको, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आपके चंद्रचूड़ जी थे, खानविलकर जी भी थे, ये एमपी से रिलेटेड है। एल नागेश्वर राव नहीं थे आपके, ठीक है, अशोक भूषण थे। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, उसके बाद भारत की संप्रभुता और अखंडता को भी मतलब बनाए रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, ये शपथ किसके द्वारा ली जाती है, तो ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ यहां पर लिखी गई है ना। सारी शपथ याद करने की जरूरत नहीं है, एक सरसरी निगाह से देख जाइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट की। इसके बाद रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है
प्रवासी जो आर्बिट्रेशन असेसमेंट एक्ट 1983 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वायलेशन ऑफ द सैक्रेड ड्यूटी ऑफ सेंटर, है ना। तो कौन सा आर्टिकल है वो आपका, तो आर्टिकल 355 है, 355 है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 356 आपको पता ही होगा, है ना, राष्ट्रपति शासन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, इट हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स डिसीजन। इसके बाद इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य, है ना, साक्ष्यात्मक एविडेंशियल, ठीक है ना, एविडेंस के तौर पे, और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल यही आंसर होगा इसका, बी, बिल्कुल यही ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भारत के जो नीचे दिए गए न्यायालय कोर्ट है इसमें किन्हें जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी माना जाता है, हाई कोर्ट को भी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके डिसीजन के संदर्भ में क्या सही है। तो पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू चेंज द डिसीजन, ये रिव्यू से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक बात है और यही आंसर भी होगा इसका, ठीक है। दूसरा ये कि इसको अपने डिसीजन चेंज करने का अधिकार नहीं है, गलत है। तीसरा ये कि केवल जो सीजीआई होते हैं उनको निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, ये भी गलत है। उसके बाद केवल विधि मंत्रालय जो है ऐसे निर्णय को परिवर्तित कर सकता है, तो ये सब गलत है, सही पूछा था, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो केसेस की सुनवाई करता है दिल्ली में, तो परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, किसके अनुसार, किसकी आज्ञा से, है ना। तो ये आपका मतलब किसके अनुमोदन से, आज्ञा वर्ड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि TDSAT जो है ना, TD SAT जो है, ट्रिब्यूनल्स वगैरह पढ़ते होंगे आप लोग, आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में एडमिनिस्ट्रेटिव है ए से, और एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा जो बच जाते हैं वो आपके बी में आते हैं सब क्लॉज में, ठीक है ना। तो ये TD SAT की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो ट्रिब्यूनल्स के निर्णय उनको कहां चुनौती दी जा सकती है, तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि स्पीडी ट्रायल के लिए बनाया गया था, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की जा सकती है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, PN भगवती साहब का नाम सुना होगा आपने, तो उसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये जुडिशियल इनिशिएटिव है एक तरीके से, है ना, प्रोएक्टिव अप्रोच यहां पर दिखाई देती है ना, तो न्यायिक पहल के द्वारा है, ये इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये इनोवेशन है हमारे यहां, ठीक है ना, जुडिशरी के अंतर्गत। इसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। देखिए जो ये क्वेश्चन आपका, इसमें ध्यान से देखिएगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इंडिया में किससे रिलेटेड है ना। तो अब यहां पर PIL लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है आपका, ये कमिटेड जुडिशरी, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो ये PIL के संदर्भ से जो है इसको जो है न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जाता है। फिर जुडिशियल ओवररीच भी एक वर्ड आता है ना, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वायलेट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि सितंबर 2003 में जो निर्णय आया था न्यायालय का, उससे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति जो है प्रतिष्ठित हुई, ठीक है ना। तो द कोर्ट इज, है ना, कौन सा कोर्ट था वो आपका, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो आपका, ठीक है ना। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जब भी पूछा गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस कानून के अंतर्गत ये लिखा हुआ है, ये जो है वहां पर विहित है कि जो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है उनकी संपूर्ण जो भी उनकी प्रोसीडिंग्स होगी वो इंग्लिश में ही होगी। तो ये आर्टिकल 348 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान का जो मसौदा था, जो ड्राफ्ट था आपका, उसमें जो निर्वाचित आपके गवर्नर थे, राज्यपाल, उनके प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्यों, है ना। तो वो लिखा गया है यहां पर ऑप्शंस में, हमको यहां पर पिक करना। पहला ये कि इसका जो तात्पर्य है, इट्स सेकंड क्या है, इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ठीक है ना, ये जो है आपका दूसरा वाला जो है आपका ये गलत है। तीसरा जो है, दो को एलिमिनेट कर दीजिए, वैसे भी आंसर मिल जाता आपको, है ना, 134 होगा आंसर। तीसरा, ये निर्वाचित जो आपके गवर्नर होंगे अपने को मुख्यमंत्री से बाद मानता है, मतलब इलेक्टेड गवर्नर कंसीडर्स हिमसेल्फ आफ्टर चीफ मिनिस्टर, ठीक है। द गवर्नर हैड टू वर्क अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है, वो एक तरीके से कड़ी के रूप में काम करता है राज्य और केंद्र के बीच में, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमेशा सेंटर स्टेट रिलेशन में
जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस का आपका। इसके बाद जो गवर्नर ऑफ स्टेट है कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहीं पे लगता है हमको कि प्रेसिडेंट से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उनको कुछ डिस्क्रेशनरी पावर भी मिली है। तो पहला ये कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये टू सैक द चीफ मिनिस्टर, अगर उनको लगता है कि ये अविश्वास है इनके प्रति सदन में। उसके बाद रिजर्व कर सकते हैं किसी बिल को आर्टिकल 200 कंसीडरेशन के लिए, किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है लेकिन ये रख सकते हैं। इसके बाद टू रिटर्न अ बिल पास बाय द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसीडरेशन, ये भी ठीक है। उसके बाद टू सीक कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, ये नहीं, ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। तो इसका जो ऊपर के 4 है वही होंगे, ये ए 1 2 3 4 आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है राज्यपाल को पद की शपथ जो है ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है। तो ये आपके उच्च न्यायालय के जो आपके कौन होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपके भारतीय स्टेट हैं, कौन है भारतीय स्टेट है, उनके जो आपके राज्यपाल हैं उनसे संदर्भित यहां पर कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, उसको हमको यहां पर पिक करना। पहला ये कि अपॉइंटमेंट इनकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ये तो सही है। दूसरा ये ही कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, ये भी ठीक है। तीसरा ये ही स्टेज इन द पोस्ट फॉर 5 years, ठीक है ना, ये भी ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि संबंधित राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वो पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। ये आपका गलत है, यही इनकरेक्ट है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था, है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है प्रसाद पर्यंत रहते हैं ना, ये राज्यपाल जो हैं राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, है ना, इसीलिए इन पे जो है क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि एक कोई व्यक्ति है अगर उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जो उनके उपलब्धियां और भत्ते होंगे, है ना, अलाउंसेस वगैरह, अचीवमेंट्स, तो वो क्या होंगे। तो इसमें लिखा गया है कि एट द विल ऑफ द गवर्नर, ये तो बिल्कुल भी रैशनल नहीं है। उसके बाद दूसरा ये कि राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, उसके बाद गृह मंत्री के निर्णय अनुसार, फिर उसके बाद कि दोनों स्टेट्स में ऐसे रेशियो में डिवाइड किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, है ना। तो यही ठीक लग रहा है, सबसे उपयुक्त है, यही आंसर होगा आपका डी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो राष्ट्रपति के लिए मैंने बताया था 1 2 3 और गवर्नर के लिए 2 1 3 है। देखिए कहां पर है, सी में है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कोई जो राज्य के राज्यपाल है तो उनके द्वारा जो जारी किया गया ऑर्डिनेंस है उसका अनुमोदन किसके द्वारा आवश्यक है होना, तो भैया व्यवस्थापिका करती है ना, लेजिस्लेचर करेगी, तो राज्य की विधायिका आना चाहिए यहां पर, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तभी तो वो जो है कानून के रूप में माना जाएगा, वरना स्वतः ही निरस्त हो जाएगा वो आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य के गवर्नर के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा ट्रू है। पहला ये कि इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं अपने ऑफिस को अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आपका ठीक है। तीसरा ये कि दे हैव द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक है। जनरली ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो भैया भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना, डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, तो ये आपका आर्टिकल 155 है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है ना, नियुक्ति। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यपालों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला ये कि ही इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक बात है, ये रहते हैं, इसके अंतर्गत है आपके। दूसरा जो है आपका कि लिखा हुआ है कि ही कैन पार्डन द डेथ पेनल्टी, नहीं, ये राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्तियों के अंतर्गत उनको विशेष प्राधिकार है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, ठीक है ना, 161 में इनकी होगी फिर गवर्नर की, तो ये जो है गलत है। डेथ पेनल्टी में सिर्फ प्रेसिडेंट ही उसको क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, और एक आपका मार्शल कोर्ट वाला, मतलब कोर्ट मार्शल वाला, आर्मी वाला जो भी डिसीजन होता है वहां की कोर्ट का, तो वो जो 2 विशेष अधिकार है राष्ट्रपति को, तो यही गलत है और यही आंसर भी हो जाएगा। तीसरा ये कि ही डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है, वो प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद ही डज नॉट हैव इमरजेंसी पावर, तो ये जो है आपका सही नहीं बताना था, है ना, गलत बताना था, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि एजर्शन रीजनिंग है, उस हिसाब से इसको हमको पिक करना है आंसर को। तो पहला लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उन पर किसी भी तरीके का जो है न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता किसी भी कार्य के लिए, तो ये याद रखिएगा कि जो बिल्कुल ठीक बात है, ये लिखा गया है ना, सिविल कार्यवाही भी चालू करने के लिए कुछ दिन पहले उनको बताना पड़ता है। उसके बाद दूसरा ये कि प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड गवर्नर्स कैन बी रिमूव फॉर कमिटिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स,
ठीक है ना। तो दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो व्याख्या है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, है ना। व्याख्या सही तरीके से नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो आंसर आपका यहां पर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि जो राज्यपाल है वो किसके प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति के प्रति, वही इनकी क्या करते हैं, वही इनकी नियुक्ति भी करते हैं, है ना। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो एक तरीके से सेंटर है, सेंटर के लिए नॉमिनल जो है वहां पर वो प्रेसिडेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है भारत में राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो मैंने बोला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये कौन है, आपके गवर्नर है, ठीक है ना, गवर्नर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में किसके विरुद्ध जो है वो आपका अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। अभियोग चलाने, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध है इंपीचमेंट लाया जाता है, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं, ये तो नॉर्मली जो है रिमूवल इनका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यही आंसर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो है आपका बी होगा आंसर इसका, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं किसके, राष्ट्रपति के। तो आंसर जो होगा बी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम जो महिला राज्यपाल बनी थी जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है, तो कौन थी वो पहली महिला राज्यपाल, तो ये सरोजिनी नायडू जी हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें अभी बर्खास्त किया गया था, है ना, उनका नाम बताना है। तो ये रघुकुल तिलक थे, ठीक है ना। ये 1981 में राजस्थान के राज्यपाल थे, इनको बर्खास्त किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका उस समय का करंट अफेयर्स के रिलेटेड संदर्भ में मान सकते हैं, कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को देखना है, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि गवर्नर डज नॉट हैव द राइट टू अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो बिल्कुल ठीक है ये आपका। दूसरा जो है ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो है भैया, जैसे आर्टिकल 79 में है हमारे राष्ट्रपति, है ना, संसद का मुख्य पार्ट, है ना, अभिन्न अंग, वैसे ये भी विधानमंडल का हिस्सा है। तो ये गलत हो गया, दो को एलिमिनेट कर दीजिए आप, आंसर वैसे भी मिल गया आपको 1 और 3, क्योंकि सब तो होंगे नहीं। तीसरा ये कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट वन ये है कि इनके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं, तो ये गलत है आपका, है ना। तो सही बताना था तो 1 और 3 ओनली हो जाएगा इसका आंसर। दो ही स्टेटमेंट कर रहे थे, करेक्ट है पहला और तीसरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कैन स्टॉप एन ऑर्डिनरी बिल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स, कितने समय के लिए उसको रोक सकती है, तो 4 माह का प्रावधान है, 4 मंथ्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम अवधि की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई मनी बिल जो है वो पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, किसके बगैर, तो राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के बगैर, ठीक है ना। जैसे यहां राष्ट्रपति है वैसे वहां पर गवर्नर है स्टेट में, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का भी प्रस्ताव है और वैसे प्रस्ताव को पास करने की इजाजत मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर 80 में आप देखेंगे, है ना, 79 में आपका संसद है, ठीक है, 80 में हमारा लोकसभा है, वैसा ही प्रावधान उसमें अगर आप 11 माइनस करेंगे तो 169 में ये स्टेट के लिए है, ठीक है ना, प्रावधान। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 169 नंबर का आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, विधान परिषद से रिलेटेड है वो आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की बात की गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर्टिकल 169 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यों की जो आपकी विधान परिषद है ना, काउंसिल की बात कर रहे हैं, उसके सृजन के लिए संविधान में किस अनुच्छेद में जो है उस तरीके की प्रोसीजर को बताया गया है, तो वो अभी देखा हमने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, आर्टिकल 169 है, ये आपका डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो विधान परिषद है उसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो भैया कुल सदस्य संख्या की 1/6 होती है, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मतलब नीचे दिए गई जो बॉडी है उसमें किसको जो है डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना, तो राज्यसभा आपका परमानेंट आपका सदन है, उसको नहीं किया जा सकता है ना, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था कि जो आपका राज्यसभा है वो आपका परमानेंट सेशन है, तो ना तो उसको समाप्त करेंगे ना उसे भंग करेंगे, लेकिन जो विधान परिषद है ये भी परमानेंट होती है ना, लेकिन इसे जो है समाप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आर्टिकल 170 है उसमें बोला गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन से 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, है ना, तो किसके संदर्भ में बोला जा रहा है ये, तो ये सिक्किम के संदर्भ में बात कर रहे हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, अपवाद पूछा था ना इसलिए सिक्किम लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है,
तो भैया भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है ना। वो पीआरआई और लोकल बॉडी से मत कंफ्यूज होइएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग करता है, उसके सहायक के रूप में जो है बाकी सब काम करते हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। आर्टिकल 324 है क्या इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है तो उसमें जो है निर्णय करने के लिए, विनिश्चय करने के लिए अंतिम सत्ता है, ठीक है। तो ये जो है आपका किसके संदर्भ में बात करें, स्टेट के, तो ये जो आपके हैं वो गवर्नर हैं, ठीक है, गवर्नर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि विधानसभा का अगर विघटन हो जाता है तो उसके बाद उसका अध्यक्ष जो है पद पर बना रहता है, तो कब तक बना रहता है, जब तक नई विधानसभा गठित ना हो जाए। तो पहली बैठक जब होगी नई विधानसभा के तो उसके ठीक पूर्व तक वो अपने पद पर बना रहेगा। ये आपका ए में लिखा गया है, यही आंसर होगा आपका। प्रोटेम स्पीकर वगैरह के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो सैलरी होती है, अलाउंसेज होते हैं, तो उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो भैया स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा, द स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा के द्वारा उसको निश्चित किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो निम्न राज्य हैं उसमें किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में जो एडमिशन है या प्रवेश है उसके लिए आरक्षण जो है प्रस्तावित किया है, तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 15 सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 4 आपने पढ़ा होगा, रिजर्वेशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में है वो कौन से राज्य में जो है वो आपका लागू है और वो एकमात्र ऐसा राज्य है, तो भैया वो गोवा है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में जो है आपकी बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनी, ठीक है ना। तो ये 5 राज्यों में, ठीक है, उनके नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग, बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जेएनके में मुख्यमंत्री की जो कार्यवधि होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी 5 वर्ष, कितनी, 5 वर्ष, तो बी हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर राज्य का जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम जो 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदला गया, ठीक है ना, तो वो किसके द्वारा बदला गया था, तो जेएनके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था तब, तो उसमें जो है 6 नंबर के अमेंडमेंट से ये किया गया था, तो जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो 370 को स्क्रैप कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो राज्य की कंटिजेंसी फंड होती है उसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो राज्य का विधानमंडल होता है, लेकिन वो किसके अंडर काम करेगा, तो गवर्नर के, तो राज्य का विधानमंडल उसका निर्धारण करेगा कंटिजेंसी फंड किसी आकस्मिक परिस्थिति के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला ये कि जो सेकंड अपील है वो उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, ठीक है ना, तो ये आपका ठीक है। दूसरा ये उच्च न्यायालय का जो आपके प्रत्येक न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये गलत है, प्रेसिडेंट करते हैं, यही गलत है और यही आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था लास्ट वन कि हाई कोर्ट कैन एक्सेप्ट एप्लीकेशन रिलेटेड टू पब्लिसिज्म, ये भी ठीक है, आपका लोक हितवाद है ना, तो गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय की जो परमादेश है ना, एक तरीके से क्या हो गया आपका परमादेश, रिट हो गया आपका, तो उसको जारी करने की जो शक्ति किसके अंतर्गत आएगी, तो भैया ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी स्टैच्यूटरी राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो उच्च न्यायालय है वो रिट नॉर्मल राइट्स में, स्टैच्यूटरी राइट्स में भी जारी कर सकती है। इसलिए कहीं कहीं हम देखते हैं मेंस में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि हाई कोर्ट की जो है रिट जारी करने की शक्ति ज्यादा विस्तृत है, वृहद है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी कर सकती है, स्टैच्यूटरी राइट्स में भी, फंडामेंटल में तो कर ही सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को रखने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट्स में मार्च 2013 में हाई कोर्ट जो है वो बनाए गए, ठीक है ना, तो ये आपका मेघालय और क्या है, त्रिपुरा, ठीक है ना, तो 2 और 4 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से मामले में जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है दोनों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 और 226 हाई कोर्ट यहां रिट जारी करती है और यहां जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों जो है प्रोटेक्शन के लिए किसके, फंडामेंटल राइट्स के। संविधान की आत्मा बोला है अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा राज्य जो है, कौन से राज्य का जो हाई कोर्ट है ना, मुख्य का क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है ना, उसका जो है किस, जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है उसको हमको यहां पर देखना है। तो पहला कंसल्टिंग जो आपकी लिखा गया है ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये भी है आपका, देखिए ये परामर्श संबंधी है ना, कंसल्टिंग, ये आपका जो है
सुप्रीम कोर्ट के लिए है आर्टिकल 143 में, लेकिन ये आपके हाई कोर्ट के लिए नहीं है। यही आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा था इसलिए। बाकी प्राइमरी है, जुरिस्डिक्शन ऑफ इंस्पेक्शन भी है और अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी, ये सब उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, ये नहीं है आपका, है ना। 143 तो किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक जो उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय है उसके द्वारा जो आपका उत्प्रेषण जो रिट जारी की जाती है उसके संदर्भ में यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्या किया जाता है, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है कि वो पुनरीक्षण के लिए एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, है ना। कि भैया अपर कोर्ट बोल रही है किसको? सबऑर्डिनेट को, कि भैया ये मामला हमारे पास भेजो, हम इसको देखेंगे। तो यही इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए होता है ये, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए होता है, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो सेंटर जो है, सेंट्रल है ना, सेंटर है केंद्र सरकार, और जो राज्य है उनके मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कहां की गई है? ठीक है, तो ये 268 से 281 लिखा गया है आपका, ठीक है ना, और ये इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 275 में अनुदान है, 282 में है ना, ये आपका 91 तक है फाइनेंशियल रिलेशन, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर वो है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि सेंटर स्टेट जो रिलेशन है इंडिया में वो किस पर निर्भर है ना। तो भैया ये आपका संवैधानिक प्रावधान भी है, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस भी है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी है, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ये तो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित क्या क्या है ना, फेडरल पॉलिटी जो है इंक्लूड किसको किसको करता है। तो भैया ये रिलेशंस होते हैं इसमें सेंटर और स्टेट के, बिल्कुल ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स भी होते हैं, मैकेनिज्म होता है फॉर कोऑर्डिनेशन, समन्वय के लिए तंत्र होता है, और समन्वय के अलावा विवादों को सुलझाने के लिए भी तंत्र होता है। तो इसमें चारों के चारों हो जाएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए जरा कहां पर दिया गया, ए में दिया गया, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आर्टिकल है वो 249 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये राज्य सूची के विषय के संदर्भ में संसद की विधायी शक्तियां हैं, अगर राज्यसभा जो है किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। रेपिटेशन है, हमने पहले ही कवर किया है इस क्वेश्चन को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आर्टिकल 249 है उसका जो सब क्लॉज है, जो क्लॉज है उसका, सब क्लॉज नहीं, क्लॉज है 1, उसके अंतर्गत पारित प्रस्ताव जो है निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम जो बात की गई है टाइम की, वो कितनी की गई है? 1 ईयर की गई है ना, डी में दिया गया है, 1 वर्ष है इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के द्वारा जो संविधान का अनुच्छेद 249 है उसके अंतर्गत अगर राज्यसभा कोई जो संकल्प पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार होगा। वो कितने टाइम तक जो है वो अपने फोर्स में रहेगा, ठीक है ना। तो ये 1 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता, नॉट मोर देन 1 ईयर, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वो 1 वर्ष का ही प्रावधान आ गया एक तरीके से, जो ऊपर हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो किस शेड्यूल में है। तो भैया 7 शेड्यूल में आप देखेंगे तो वहीं पे लिस्ट की बात की गई। लिस्ट क्या होता है कि इस विषय पर आप कानून बनाएंगे, इस विषय पर हम बनाएंगे, और जो दोनों बना सकते हैं वो आपके कंकरेंट में रख देंगे। तो ये 7 शेड्यूल है आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि विधायी शक्तियों का जो केंद्र और राज्यों के मध्य दिए गए हैं वो कौन से पार्ट में दिए गए हैं, कौन से पार्ट में दिया गया है उनको, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो है आपका वो कौन सा है? 11 है, ठीक है ना। ये देख जाइएगा, बिल्कुल इजी है, ये आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है ना, ये पता ही होना चाहिए पार्ट्स हमको, और चैप्टर्स भी पता होने चाहिए कहां से कहां तक क्या क्या है, एक जो मतलब नॉर्मल जो ढांचा है हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि रेसिड्यूरी पावर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में जो है वो सन्निहित है ना, किस में एम्बेडेड है, तो वो आपका संसद है, ठीक है ना। संसद हो जाएगा आपका आंसर, आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है, ठीक है। तो ना संघीय ना ही राज्य सरकारों को, ठीक है, कि संघीय सरकार को दिया गया। बताइए इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ये फेडरल गवर्नमेंट को दिया गया है, जो नहीं लिखा गया है तो फिर संसद बनाएगी मतलब फेडरल गवर्नमेंट ही होगी ना आपकी। तो ये आपका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है। तो आर्टिकल 263 262 ये सब आप लोग देखते होंगे, है ना। इंटर स्टेट काउंसिल भी है, नदी से रिलेटेड आपके जो
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में आया था, तो उसके संदर्भ में भी आपका नदी द्रोणी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो 262, 263 ये सब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए कौन अधिकृत है, तो भैया प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट है। इंपॉर्टेंट बॉडी कौन अपॉइंट करते हैं, कौन बनाते हैं? प्रेसिडेंट बनाते हैं, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो चाहे ये हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है करेक्टली कौन सा मैच्ड नहीं है। पहला, पावर ऑफ अवार्ड ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है ना। दूसरा ये लिखा गया है कि अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है, और उसके बाद लिखा गया ये, मतलब ये सही हो गया और ये भी सही हो गया। तीसरा ये नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 लिखा गया है, ये आपका 1956 का बोर्ड है, यही गलत है आपका और यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी 1987, ये भी ठीक है, गलत बताना था इसलिए जो है आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि रीजनल काउंसिल्स हैव बीन क्रिएटेड, किसके द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है ना, तो ये आपका 1971 का एक्ट भी देखा होगा आपने, है ना। ये बना तो 1956 के उससे एक्ट से है, लेकिन 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो है वो जोनल काउंसिल की बात होती है। ठीक है ना, वो सब आप लोगों को पता होगा। जोनल जो है नॉर्थ, साउथ, है ना, ईस्ट, वेस्ट और एक सेंटर के लिए बना हुआ है, तो ये आपका पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा बनाया गया 1956 वाला ही एक्ट है ना, आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि कौन सा जो है एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत नहीं है। तो पहला ये कि ये एक संवैधानिक निकाय है, यही नहीं है भैया, क्योंकि ये 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनाया गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि असर्शन और रीजनिंग है। तो पहला ये कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे जो है बढ़ती जा रही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं, ये भी ठीक है, इसीलिए मांगा जा रहा है, इस तरीके की मांगों को किया जा रहा है। ठीक है ना, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, यही कारण। तो व्याख्या भी सही है और दोनों असर्शन रीजनिंग भी सही है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के किस प्रावधान में ऐसा बोला गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं इंपोज किया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 265 है। फिर 266 में पब्लिक अकाउंट फंड और कंसोलिडेटेड फंड, और 267 में कंटिजेंसी फंड, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 275, 282 में अनुदान की बात है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में बताता जा रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि सरकारिया आयोग जो गठित हुआ था क्या देखने के लिए, तो सेंटर स्टेट रिलेशन देखने के लिए। ठीक है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों के लिए इसको बनाया गया था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है सरकारिया आयोग का सदस्य था। ठीक है, तो ये डॉक्टर एसआर सेन थे, इसमें वी शंकर नहीं है, के हनुमंतैया नहीं है, और एसआर सेन जो है वो आपके हैं, और ओवी अलगेसन नहीं है, तो एसआर सेन इसके अध्यक्ष थे, आयोग के सदस्य थे, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो सरकारी आयोग थे उनके द्वारा संबंधों में से किसकी समीक्षा के लिए उसको स्थापित किया गया था, तो किनके स्टेट्स और सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशन को देखने के लिए गठित किया गया था, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशें किससे रिलेटेड थी, तो भैया ये आपके किससे रिलेटेड थी बताइए, आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है ना, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर आए हुए हैं आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, फिर वही रिपीटिशन है कि सरकारिया आयोग की जो रिकमेंडेशन थी किससे रिलेटेड थी, तो भैया सेंटर स्टेट रिलेशन से थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है भारत में संघ राज्य संबंध नहीं है ना, किससे संदर्भित नहीं है, मतलब यूनियन और स्टेट रिलेशन से संदर्भित नहीं है, तो आपका सरकारी कमीशन भी है, राजमन्नार भी है, ये 71 का है, पंछी कमीशन भी है आपका। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है बताइएगा किससे रिलेटेड है, ये आपकी चुनाव सुधार से रिलेटेड है क्या या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यही नहीं है आपका, है ना, बाकी तीनों है। ठीक है ना, नॉट पूछा था इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने के लिए शक्ति रखते हैं, तो नहीं रखते भैया, नहीं रखते, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है ना, तो नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटर से उसको पूछना पड़ेगा क्योंकि वहां सोवरेनिटी का मुद्दा आएगा, संप्रभुता का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि भारत संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो 352, 356 और 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी है और जो राष्ट्रपति शासन है 356 में है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई। तो तीन
तरीके की है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें भारत सरकार का यह दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, है ना। सशस्त्र विद्रोह से फिर इसको बाद में क्या किया गया है, क्या किया गया है, उसको प्रतिस्थापित भी किया गया है। तो ये नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं क्या, बताइए कि ये किसकी बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली जो बात है, ये 355 में इसका जिक्र है। इसको नेशनल इमरजेंसी से कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है ना। वो युद्ध या बाह्य आक्रमण है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद इसी आधार पर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, तो इसमें राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं कब, जब एक्सटर्नल अटैक हो, है ना, या आर्म्ड रेबेलियन हो, ठीक है ना। 1 और 3 है ना, यही आंसर होगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। 1 और 3 नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यह आर्टिकल 352 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 352 है, जब उसमें इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो पूछा जा रहा है कि कब की जा सकती है, जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को किस तरीके का खतरा हो। तो भैया सशस्त्र विद्रोह हो या विदेशी आक्रमण, यही अपन ने ऊपर भी देखा है। इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3। और पहला जो है कॉज ऑफ वॉर, तो ये भी ठीक है, युद्ध, विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर यह नहीं लगेगा। तो 1, 2, 3 इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के जो इंप्लीमेंटेशन है उसको स्थगित कर सकते हैं, किसको किसको छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है आपके उस समय खत्म कर दिए जाते हैं 20 और 21 को छोड़ के। तो ये नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, है ना। तो ये जो जिक्र किया गया है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है पूछा जा रहा है। तो ये आर्टिकल 359 है, याद रखिएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रेपिटेशन ही है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जब आपातकाल लगा हुआ हो तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स, उनको तब भी स्थगित नहीं किया जाता। तो आर्टिकल 20 और 21 है। ये अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण है और ये आपका राइट टू लाइफ है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत भी निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। तो 2021 ही हो जाएगा आपका। ये भी आपका रेपिटेशन है ना, ये डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेगुलर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है आपका क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जब डिक्लेरेशन होती है इमरजेंसी की तो उसमें संसद के समक्ष उसको रखा जाना आवश्यक होता है। तो कितने टेन्योर, कितने टाइम के अंतर्गत उसको रखा जाना चाहिए। तो विद इन अ मंथ है, 1 माह के अंतर्गत बात की जाती है, वहां पर उसको अनुमोदन कराना पड़ता है संसद से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किसने बोला था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है, इमरजेंसी अथॉरिटी, इज अ बिट्रेयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके केएम नाम्बियार ने बोला था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसका व्यवहार में अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो हमारे यहां वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। इसका आंसर आपका आर्टिकल 360 हो जाएगा, वेरी सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो कभी भी नहीं किया गया भैया, नेवर। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि कितने टाइम तक जो है बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये याद रखिएगा, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही इसको बढ़ाया जा सकता है। यही डी में लिखा गया है, यही आंसर आपका होगा। नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन कितने टाइम तक मैक्सिमम लगाया जा सकता है कहीं पर। तो 3 वर्ष मैक्सिमम जो है 3 इयर्स का प्रावधान है, उसमें भी बीच बीच में अनुमोदन कराना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो सबसे पहली बार लगाया गया था तो कहां लगाया गया था, है ना, कहां लागू किया गया था। तो पेप्सू में, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो, पेप्सू का मतलब क्या हो गया आपका, स्टेट ऑफ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ठीक है ना। 1954 में सबसे पहले बार लगाया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इन पेप्सू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो करों की शुद्ध वितरण है उसके संदर्भ में जो भी प्रिंसिपल्स होंगी उसको कौन डिसाइड करता है ना। तो ये आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, ठीक है ना, तो वो इसीलिए बनाया जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वित्त आयोग हो जाएगा। आर्टिकल 280 है आपका ये, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है
कि जो भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार है, अगर उस पर कोई लेन देन होता है तो उसमें जो टैक्सेस वगैरह की बात है उसके संदर्भ में, तो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो प्लांटेड बाय द यूनियन, है ना। ठीक है, लेन देन पर कर की बात करें। दूसरा लिखा है कलेक्टेड बाय स्टेट्स लिखा गया है, तो दोनों बिल्कुल ठीक है, 1 और 2, इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संदर्भित है किससे, तो पहला बाय द प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट टू स्टेट, ग्रांट की बात की गई है। दूसरा टैक्स शेयरिंग कैसा होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, तो बोथ होगा इसका आंसर, डी में दिया गया है ए एंड बी बोथ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जो है भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है, तो इनकम टैक्स डिवीजन जो है वो करता है ये, ठीक है। दूसरा डिवीजन ऑफ एक्साइज भी करता है, सब्सिडी और डिटर्मिनेशन जो सहायतार्थ जो अनुदान निर्धारण है वो भी करता है, लेकिन डिवीजन ऑफ ट्रेड टैक्स ये नहीं करता है, तो ये नहीं पूछा था, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी सब काम आपके वित्त आयोग के हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई फाइनेंशियल इशू हो जाता है तो उसको निपटाने के लिए जो मुख्य एजेंसी है वो कौन है, ठीक है। तो वो आपकी जो मुख्य एजेंसी है वो क्या होगी बताइए, वित्त आयोग है, ठीक है ना, वही ये निर्धारण करते हैं। फाइनेंस कमीशन इसलिए बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथन और कारण दिया गया है, उसके संदर्भ में बताना। पहला ये कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 280। दूसरा ये कि फेडरल फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पंचायत, ठीक है ना, तो ये जो है गलत लिखा है, वहां पर भी ये असिस्टेंस करती है ना, सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। तो आपका कथन सही है, कारण गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 13वें जो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो इनका नाम आपका विजय केलकर था, आंसर आपका सी हो जाएगा। अभी जो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था बताइए, एनके सिंह है क्या नाम, उसमें बताइएगा। आ ही गया नेक्स्ट में, 14th जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष आपके वाईवी रेड्डी थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो ये आपके प्रत्येक जो है 5वें वर्ष इनका गठन किया जाता है, 5th ईयर में, सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ये कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं भैया, इसके लिए बात की गई है, किसमें बात की गई है, आर्टिकल में बात की गई। कौन सा आर्टिकल है बताइएगा, 243ZD है कि कौन सा है आर्टिकल, है ना, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये जो है एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा, आर्टिकल में उल्लेख है इसका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और कितने सदस्य होते हैं, एक तरीके से उसका फॉर्मेशन पूछा है, तो 4 अन्य सदस्य होते हैं और एक आपका क्या होता है, उसका अध्यक्ष होता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो भैया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना, वहीं पे नीति आयोग आ गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये जो है एक नॉर्मल सा आपका कैबिनेट का प्रस्ताव था उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद जो है उसके द्वारा एक विशेष प्रस्ताव जो है पारित करके किया गया था, तो सी में दिया गया है, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है संविधानेतर, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, तो यूपीएससी का है, फाइनेंस कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन नीति आयोग का नहीं है, ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, संविधान के इतर वाली संस्था, संविधानेतर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, लेकिन प्लानिंग कमीशन नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है, फिर से सेम है आपका, वो आपका प्लानिंग कमीशन हो जाएगा, रेपिटेशन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जो है संविधान का अंग नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, इंटर स्टेट काउंसिल भी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसका भी आंसर आपका डी हो जाएगा, फिर से रेपिटेशन है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है, तो भैया कैबिनेट मिनिस्टर के, बिल्कुल देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात की जा रही है, पूछा जा रहा है कि किसके समकक्ष होता है, तो आज भी आप नीति आयोग में देखते हैं तो वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा प्राप्त होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, नहीं है, इनकरेक्ट है, बताइए। पहला ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि भारत में जो नियोजन किया जाता है प्लानिंग, उसके जो सर्वोच्च निर्णय संस्था जो थी वो योजना आयोग थी, ठीक है ना,
इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तीसरा, ये योजना आयोग का जो सचिव होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता था। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। बाकी सब सही है, गलत बताना था, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, एनडीसी थी उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, और ऐसा नहीं कि प्लानिंग कमीशन थी। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है, एजर्शन रीजनिंग है। पहला ये कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल की डेफिनेशन के अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों के लिए भी। ठीक है, दूसरा ये कि राष्ट्रीय संसाधनों के समुचित या संतुलित या रैशनल यूज के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इंडिपेंडेंटली दोनों करेक्ट है ना, एजर्शन और रीजनिंग, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। ठीक है ना, तो ये आपका 6 अगस्त 1952 है, 6 अगस्त 1952 है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके संदर्भ में यहां पर सही जो है स्टेटमेंट को पिक करना। पहला ये कि राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि सजेस्ट करती थी मेजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल प्लान, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि प्रोवाइड करती थी गाइडलाइंस फॉर नेशनल प्लानिंग, और लास्ट में लिखा है योजना में धन आवंटन सुझाती थी। तो भैया धन आवंटन नहीं सुझाती है, 1 2 3 होगा इसका आंसर आपका। 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेटर का काम करता है। ठीक है ना, तो वो एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ओम्बड्समैन लोकपाल है ये आपका। ठीक है ना, तो द इंडियन मॉडल ऑफ ओम्बड्समैन क्या है, तो ये आपका लोकपाल है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, लोक प्रहरी भी बोलते हैं, लोकपाल है ये आपके, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है कब रखा गया था, तो भैया 68 में रखा गया था। अब जाके पास हुआ है वो आपका 12-13 जो आप देख रहे हैं, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी बना था 66 में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जो नीचे दी गई बॉडी है उसमें जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है, तो किसके अंतर्गत की गई है, तो नेशनल जुडिशियल कमीशन, है ना, यहां पे लिखा गया है एक ऑप्शन में। दूसरा लिखा गया है मतलब संविधान के कार्यान्वयन के लिए पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, है ना, 2002 वाला। फिर राष्ट्रीय न्यायिक मतलब जो आयोग है आपका, कमीशन है नेशनल जुडिशियल कमीशन। उसके बाद सेकंड एआरसी, है ना, सेकंड एआरसी। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड एआरसी में ये चर्चा की गई है। ठीक है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र है आपका, वहां पर सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त है उनके पद धारण की जो आपकी अवधि है वो कितनी है भैया तो इनकी जो अवधि है वो 8 साल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 में जो लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था, तो वो विधेयक पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो ये आपका उत्तराखंड था। कौन था पहला राज्य, उत्तराखंड था, है ना, 2011 की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकपाल बिल का जो मतलब जो आपका मसौदा है उसको तैयार करने के लिए जो पैनल थे, उसमें उनके जो भी पैनल में लोग थे उसमें कौन कौन इसमें शामिल थे, तो अन्ना हजारे मूवमेंट ही पूरा वही था। ठीक है ना, उसके बाद प्रशांत जोशी नहीं थे, संतोष हेगड़े थे आपके, किरण बेदी नहीं थे और शांति भूषण थे। तो ये जो है प्रतिनिधि जो थे वो 135 हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उस समय बहुत बड़ा मूवमेंट ही चला था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से विचार कीजिए और सही वाले को पिक करना। पहला ये कि जो चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों। तो ये अभी अमेंडमेंट हो गया है या रह चुके हो, दोनों चीजें अब आ गई हैं। ठीक है ना, तो पहले के हिसाब से जब आया था तब ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन आज ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष जो भी पहले हो वो होना चाहिए। तो अभी के हिसाब से देखेंगे अमेंडमेंट के बाद, तो ओनली सेकंड होगा इसका आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो अधिनियम 1993 का है, उसके अनुसार कौन जो है इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है ना, अब याद रखिएगा कि कोई भी जो रिटायर हो चुका हो, है ना, जो सेवानिवृत्त हो, है या रहा, दोनों वर्ड अब जुड़ गया है। ठीक है ना, इसको ऐसे अमेंडेड कर लीजिएगा, इसमें अमेंडमेंट हो गया है बिल में, ये पुराना क्वेश्चन है आपका।
ठीक है ना। तो इस जब ये आया था तो उस समय सिर्फ इतना ही था कि कोई भी जो आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हो सकता है, लेकिन अब इसमें क्लॉज बदल गया है, इसमें अब जो है अभी वर्तमान के भी उनको बनाया जा सकता है, ठीक है ना, है या रहा हो वर्ड जुड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो भैया एक्ट के थ्रू आया है ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, तो ये आपका कैसा स्टैच्यूटरी बॉडी हो गया, यही आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेट फाइनेंस कमीशन, लोकसभा सेक्रेटरीट, सेंट्रल फाइनेंशियल जो आपका कमीशन है, मतलब वित्त आयोग की बात करें, ये सब तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नहीं, जो पूछा गया था कौन सी कि संवैधानिक संस्था नहीं है, तो स्टैच्यूटरी बॉडी है आपकी मानवाधिकार आयोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस एक की जो परिस्थिति है अन्य तीनों से भिन्न है, तो बैकवर्ड कास्ट कमीशन है, इसके बाद फाइनेंस कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और इलेक्शन कमीशन यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए यहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, बाकी जो भी आप देख रहे हैं इसमें वो आपकी क्या है, वो सब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आपका क्या है यहां पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, क्योंकि ये एक्ट के थ्रू लाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कौन जो है संवैधानिक प्राधिकरण है, पहला ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर राज्य निर्वाचन अधिकारी को छोड़ दीजिए, बाकी जो है वो ऊपर के तीनों हो जाएंगे, जिला पंचायत, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। तो 1 2 3 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त जो आपका राष्ट्रीय आयोग था उससे संदर्भित जो स्टेटमेंट है उसमें बताइए कौन सा ट्रू है। पहला ये कि इसकी रिपोर्ट जो थी वो आपकी अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, बिल्कुल ठीक बात है, रिकमेंडेशन ही दे सकते, कोई बाउंडेड थोड़ी है, ये ठीक है। दूसरा ये कि इनकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई थी, तो संसद के अनुमोदन से नहीं हुई थी, ये आप गलत है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए सेकंड को, ठीक है ना। तो वैसे भी आंसर मिल गया आपको 1 and 3। तीसरा ये कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN वेंकट चलैया कर रहे थे, ये भी ठीक है। लास्ट में ये कि देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, ऐसा नहीं था भैया, न्याय व्यवस्था से रिलेटेड वो आपके संविधान में क्या अब आवश्यकता है सुधार की उससे संदर्भित था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान समीक्षा जो आयोग था उसको फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो अभी अभी देखा हमने वेंकट चलैया जी हैं, MN वेंकट चलैया, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो मंडल कमीशन था उसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद सूत्रपात किया, इसको गठित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो VP सिंह जी हैं, है ना। और यहां पर मोरारजी देसाई, दोनों के बीच में आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें आंसर आप मोरारजी देसाई लगाएंगे, इसका आंसर आपका बी होगा, है ना। VP सिंह का नाम यहां पर क्या है, हाईलाइटेड है। इसके बाद जो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है किस ईयर में प्रस्तुत की थी, तो 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो ये भैया भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके अंतर्गत आएंगे, उन्हीं का ये प्राधिकार क्षेत्र है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है सही है उसको बताना है। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडिपेंडेंट भी है और संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 315। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो व्यय हैं वो किस पर भारित होते हैं, तो राज्य की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यूपी की, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई वो किस एक्ट से हुई थी, तो 1919 के एक्ट से हुई थी, याद रखिएगा, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है आपका आंसर, आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो ली कमीशन सुना होगा आपने 26-27 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का जो संविधान है उसके किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यों से संदर्भित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है ना, स्पेशल प्रोविजन, तो सबको पता है 370 स्क्रैप हो गया है ना, तो 371, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 371 में विशेष जो है वो प्रावधान किए गए हैं राज्यों से संदर्भित, है ना, जैसे नागालैंड हो गया, बहुत सारे स्टेट्स हैं, आप देख लीजिएगा और देख के ही जाइएगा, इंपॉर्टेंट है वो। इसके बाद जो 371B है उसमें किस राज्य से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, तो बी में आपका असम है, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान का जो आर्टिकल है 371 उसके अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात आएगा, इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। 371 पूछा है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य में जो है अपने आप ही वहां पर वो लागू होते थे जब तक स्टेट नहीं बना था। 370 स्क्रैप होने के पहले का क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 है ना।
ये अपने आप लागू होगा, क्योंकि आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, और 370 स्पेशल प्रोविजन था जो अब स्क्रैप कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि भारत का जो संविधान है उसमें किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 324 है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो भैया 324 हो जाएगा, अभी अभी हमने बात की है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको पदच्युत किया जा सकता है, तो इनको जो है इनके जो पद को जो है सुरक्षा दी गई है, तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, रिमूवल के लिए यूज की जाती है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन बाकी जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको जो है इनकी रिकमेंडेशन पे डायरेक्टली राष्ट्रपति हटा सकते हैं ना, तो यही जो है क्रिटिसिज्म का पार्ट बनता है आपका मेंस के लिए। तो आज के इस वीडियो में यहीं पर हम इसको विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।